नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिला न्यायालय के आईडी पर आया भी धमकी से मचा हड़कंप, छावनी में तब्दील हो गया था कोर्ट। टोकन कटने के बावजूद किसानों से नहीं खरीदा जा रहा धान, मुख्यमंत्री के निर्देशों का हो रहा खुला उल्लंघन, परेशान किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने अपनाया नया तरीका, किराया में 60 रुपए तक का इजाफा और डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट का पकड़ाया झुंझुना। और बिलासपुर के सरकारी स्कूलों में कुत्तों का आतंक, दहशत के साए में शिक्षक और बच्चे, कई बच्चों और शिक्षकों पर हो चुका है हमला। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक मेल भरा धमकी आया जिसमें आरडीएफ के जरिए पूरे परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। पुलिस का, बिलासपुर पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था। 2:37 पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली थी। बिलासपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला न्यायालय से जुड़े एक बेहद गंभीर धमकी भरे ईमेल की सूचना सामने आई, जिसमें दोपहर 2:35 पर ब्लास्ट किए जाने की चेतावनी दी गई थी। इस इनपुट के बाद बिलासपुर न्यायालय परिसर को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया। बिलासपुर पुलिस के साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कोर्ट परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन चेकिंग की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह धमकी भरा मेल मूल रूप से राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजा गया था, जिसमें RDX IED से आत्मघाती हमले की बात कही गई थी, जिसकी सूचना के बाद एहतियातन बिलासपुर सहित अन्य न्यायालय परिसरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। व्यापक तलाशी और जांच के बाद किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई और जज, अधिवक्ता, कर्मचारी व आम नागरिकों ने चैन की सांस ली। फिलहाल डर का माहौल खत्म हो चुका है और राहत की स्थिति है। वहीं बिलासपुर पुलिस ने पूरी सतर्कता और प्रोफेशनल तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि यह घटना बिलासपुर जैसे संवेदनशील न्यायिक केंद्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सबक भी बनकर सामने आई है। जिला न्यायालय में मौजूद है, जहां पर कुछ देर पहले अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि बात बम से उड़ाने की हुई थी और जो यहां पे माहौल उस वक्त देखने को मिला था, लोग इस तरह से डरे हुए थे कि पुलिस भी यहां पे इतने भारी संख्या में मौजूद रही। जो लोग आते थे उनकी भी चेकिंग की जा रही थी। पूरा मामला ऐसा है कि राजनांदगांव जो जिला सत्र न्यायालय है, वहाँ पे एक मेल के जरिए एक धमकी आती कि RDF के जरिए पूरे जो परिसर है उसको उड़ा दिया जाएगा। 2:37 पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के ने हाईकोर्ट को सूचना दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे बिलासपुर कोर्ट को भी आदेश दिया कि आप सुरक्षा के इंतजाम रखें और यहाँ SP और कलेक्टर सभी को निर्देशित किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दी इस पूरे परिसर को। इसके बाद यहाँ पे डॉग स्क्वाड और जो बम स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पहुँची और पूरे परिसर को छावनी में बदल दिए। आपको बता दें, उस समय ऐसा माहौल यहाँ पर बन चुका था कि लोग डर के साए में रह रहे थे। यहाँ पे पूरा इस परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। लोग डर के साए में जी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि सही 2:37 में कहीं कोई बड़ा हादसा इस बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश में न हो जाए। जब हमने बात की यहाँ पर तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एक मेल भरा धमकी आया है जिसमें RDF के जरिए पूरे परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। वकीलों ने इस पूरे मामले में अपनी राय भी रखी थी और अभी इस वक्त माहौल ऐसा है कि पूरी की पूरी यहाँ जो छावनी तब्दील थी वो अब शांत हो गई, माहौल अलग हो गया। यहाँ पे सब आ जा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब लोग उस समय आ रहे थे तो उनकी भी चेकिंग की जा रही थी लगातार। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे लोग अपने अपने काम में आ रहे हैं और जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे जो माहौल उस समय बना हुआ था। यहाँ पर अभी कुछ मौजूद लोग भी हैं। जी सर, उस समय जब एक धमकी वाली बात आई थी तो किस तरह का वहाँ माहौल आप देख रहे थे और अभी क्या लग रहा है अभी आपको?
अभी तो खाली लग रहा है, अभी ऐसा अभी कुछ ऐसा भी नहीं पहले है। उस वक्त डर का माहौल जो था हाँ, वो- बहुत ज़्यादा डर था। क्या क्या नाम लिखते हैं सर आप? दिनेश कुमार मिश्रा। अभी दिनेश कुमार जी ने ही बता दिया कि उस समय जो डर का माहौल था काफ़ी भयानक था, और अभी जिस तरह से राहत मिली है लोगों के मन में काफ़ी डर पैदा हो गए थे कि क्या सच में यहाँ पे ब्लास्ट जैसी कोई घटना ना हो जाए। क्या कुछ कहना है अभी जो बिलासपुर पुलिस यहाँ पे मौजूद थी नहीं, उनको लेकर? बिलासपुर पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था और उन्होंने अच्छी तरह से पूरी जांच पड़ताल की है। उससे अभी हम लोग को भी थोड़ा और डर संतोष लग रहा है। का बस माहौल खत्म। पूरा खत्म। बिलासपुर पुलिस ने भी पूरे इस माहौल को सुरक्षा के लिए एकदम अपनी पूरी बखूबी निभाई, और यहाँ पे लोगों को उनकी जिम्मेदारी थी जो लोगों को सुरक्षित रखना, उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहतर से निभाया। आपको बता दें कि उस वक्त की जो बातें उठ रही थी, यहाँ पूरे माहौल परिसर में हड़कंप का माहौल मचा हुआ था। अभी सब कुछ बेहतर हो चुका है। मिश्रा जी ने भी बताया कि हम लोग अब डर से बाहर हो चुके हैं। उस समय डर इतना था कि हर कोई यहाँ पे डरा हुआ था। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे मौजूद थे 2:37 का ही इंतज़ार कर रहे थे। अब वो समय भी बीत चुका और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई अच्छे से की, जिसका इन्होंने अभी जिक्र भी किया। माहौल था यहाँ पे और अब जो माहौल बना है, अब क्या कुछ कहना है आपको बताएं। माहौल तो ऐसा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में काफ़ी रश रहा और सभी को असुविधा का सामना करना पड़ा। लगभग केसेस कई लोगों के बढ़ाए गए और काम सुचारू रूप से जारी था, परंतु रश काफ़ी था। दूसरी बात ये सुनने में आया है कि हमारे जो जिला कोर्ट में हमारे जज साहब CJ महोदय को किसी ने सोशल मीडिया के द्वारा धमकी दी है। इतना सुनते ही हमारी जो बिलासपुर की पुलिस जो है वो सख्ते में आकर के अपनी कार्रवाई करते हुए, और उनकी व्यवस्था काफ़ी सराहनीय रही है और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने कोर्ट को एक सिक्योरिटी और प्रत्येक कोर्ट में इन्वेस्टिगेट करते हुए सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध होकर अपनी ड्यूटी को पूरा किया, और अभी तक के यहाँ पे ड्यूटी में पुलिस वाले हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आज हुआ है चेकिंग, इस तरह की चेकिंग हर बीच बीच में होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, हादसा कभी भी हो सकता है। क्या कुछ इसके लेकर कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है तो मैं इसका उत्तर ज़रूर देना चाहूँगी। एक्चुअली ये जो आज माहौल था, इतना तो नहीं, लेकिन इतना माहौल होना चाहिए कि ये कोर्ट परिसर है और सबसे ज़्यादा जो विषम परिस्थितियों से जूझता है वो है अधिवक्ता। हाँ, प्रत्येक अधिवक्ता, चाहे वो सिविल केस का हो या क्रिमिनल केस को अटेंड करता है। कोर्ट परिसर में तरह तरह के लोग आते हैं, क्रिमिनल आते हैं और बाहरी लोग भी आते हैं जो किसी भी तरह का अटैक अधिवक्ताओं पे कर सकते हैं। जज तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, और ये तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी थी जिसमें बहुत ही जल्दी पुलिस अपना कार्रवाई करके सामने लाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं का क्या? वो अधिवक्ता जो हर दिन किसी मुल्ज़िम को अंदर करवाते हैं और जो गुनहगार नहीं है उसको बाहर निकालते हैं, उन अधिवक्ताओं की सुरक्षा क्या? ये ज़िला बिलासपुर का एक बहुत ही अच्छा न्यायालय है। यहाँ पे सुरक्षा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है जो कि नहीं है। रेगुलर तौर पे देखा जाए तो वो सुरक्षा जो हमें प्रदान की जानी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, डर सबको लगता है क्योंकि जान की परवाह सबको रहती है। इसलिए सुरक्षा के मामले में जो आज पुलिस मुस्तैद थी, उस हिसाब से पुलिस को बीच बीच में ऐसा करना चाहिए। यहाँ के जो SP हैं, कलेक्टर महोदय हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा ज़रूरी है। ये आज दोपहर का जो वक्त था 2:37 के पहले का समय बेहद ही डरावना था। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं। सुरक्षा की चूक में थोड़ा सा भी अगर देर होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है, और इनका भी कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई आज सरकंडा क्षेत्र के बसोर मोहल्ला में देखने को मिली। सुबह से ही नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और यहां वर्षों से रह रहे लोगों की झोपड़ियों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। निगम प्रशासन का कहना है कि यहां रहने वाले परिवारों को वैकल्पिक आवास देकर पुनर्वास किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बसोर मोहल्ला में लगभग 86 परिवार लंबे समय से निवास कर रहे थे।
आज सभी परिवारों को यहां से हटाकर इमली भाटा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कर्मचारी, उच्च अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने बताया कि वे 70 से 80 वर्षों से इसी स्थान पर रह रही हैं। इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि कुछ झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है जबकि कुछ को छोड़ दिया गया है। उन्होंने मांग की कि यदि कार्रवाई करनी है तो सभी पर एक समान हो। वहीं एक पीड़ित महिला ने भावुक होकर बताया कि उसका बेटा दिव्यांग है और लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वह चलने फिरने में असमर्थ है। ऐसे में उसका घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें नया मकान नहीं दिया गया। महिला ने निगम प्रशासन से तत्काल आवास देने की मांग की है। अचानक से आए हैं और बोलते हैं कि दुकान को अभी तोड़ेंगे, सामान को हटाओ। अब इतना सारा सामान को इंसान कहाँ लेके जाएगा? आप दुकान अलॉट किए रहते तो हम दुकान में शिफ्ट करते, कहाँ लेके जाएं? इसी से हमारा घर परिवार चल रहा है। मैं अकेले हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों का परवरिश मैं इसी दुकान से कर रही हूँ। और अचानक दूसरे जगह शिफ्ट हुई कि इमली भाटा में बता जरा मकान दिए हैं, उधर मकान दिए हैं, लेकिन पूरा मोहल्ला को तोड़ो ना। अगर तोड़ना है तो ये एक लाइन 4 घर को तोड़ के आपको क्या मिलेगा? क्या बनेगा इसमें, बताइए ना। तोड़िए ना पूरा मोहल्ला, जितना पट्टा वाला है सबको तोड़िए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये लड़का है अकेला रहते, अड़ोसी पड़ोसी मन देखते, चिल्लाते तो पानी दे देते, नहीं तो मर गए तब कोई बात नहीं है, जिंदा है तब कोई बात नहीं है। तोड़ा थे? हाँ तोड़ा थे। कहाँ दिए तुम्हारा नया घर? नहीं दिए है। कहाँ रही है फिर तुम? अब हम नहीं जाना, अधिकारी जानी। एला वृद्धाश्रम भेजू का तेला कुछ होई तक जिम्मेदारी उमर रही। का हो गया होगा? विकलांग हो गए, एक्सीडेंट हो गए है। कितने दिन हो गए तबियत तो करो? 1 साल हो गए। पत्नी एकर खत्म हो गए है, एकर बच्चा ला अनाथ आश्रम में दे दिए गए है। सर तुमन का चाहता? मैं एला घर मिलना चाहे सर, घर चाहता। अधिकारी मन का कहीं कर बारे? अधिकारी एला वृद्धाश्रम भेजबो कथे, एकर ओकर कौन जतन करही साहब वहाँ। इस मामले पर नगर निगम अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि सभी 86 परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इमली भाटा में बसाया जा रहा है और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है और अब तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। नगर निगम ने यह भी बताया कि यह इलाका बरसात के समय जल भराव की गंभीर समस्या से जूझता है। नाले के छोटे होने के कारण पानी भर जाता है, जिसे अब चौड़ा किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ गार्डन और अन्य सुविधाएं विकसित करने की योजना है। ये बसोड़ मोहल्ला एक झुग्गी झोपड़ी वाला मोहल्ला था, जिसको हमने इमली भाटा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाया है। उसमें हम लोग आज शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बरसात के दिनों में डूब भी जाता था और यहाँ देखेंगे अस्त व्यस्त पूरी बस्ती थी और एक गंदी बस्ती के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो इसको हम लोग एक व्यवस्थित आवास दे रहे हैं इमली भाटा में। तो आज लगभग 88 परिवारों को हम यहाँ से इमली भाटा में शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नाली जो हमारा सकरा था उसको चौड़ीकरण करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो देखेंगे कि रोड्स का भी चौड़ीकरण हो जाए यहाँ आसपास, ठीक है। और जो भी बच जाएगा उसमें हम लोग एक गार्डन डेवलप करने का प्लान था, लेकिन अभी भविष्य में उसको प्लानिंग करके करेंगे। ACCL के बाजू से जो सड़क है ना इंदिरा विहार, यहाँ पे एक बस्ती है जो सरकारी नगर निगम की ज़मीन पे बना हुआ था। इस पे 87 लोग का अवैध कब्जा था। तो एक निर्णय लेके शासन के निर्देशानुसार और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इनको विधिवत नोटिस देते हुए समय दिया गया था कि आप अपना सामान खाली कर लें, और इनको 87 लोग को मकान भी आवंटित किया गया है इमली भाटा में। तो इन 87 लोगों को आवंटित करने के पश्चात इनका सामान शिफ्ट करने के पश्चात और आज का इनको अभी खाना भी वहाँ पे व्यवस्था किया गया है कि आप खाना भी खा लीजिए, और ये शिफ्टिंग हो रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है उन्हें समय पर घर मिल पाएगा या नहीं। क्या पुनर्वास की प्रक्रिया सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण होगी, या फिर कुछ परिवार अपने हक के लिए दर दर भटकते रहेंगे, यह देखना अब बाकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नई जी राम जी योजना को लेकर आज बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योजना की विशेषताओं और इसके उद्देश्य को बेहद सरल शब्दों में सामने रखा।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह अहम योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि जी राम जी योजना का उद्देश्य मनरेगा की कमियों को दूर करना और देश के मजदूरों के पसीने को देश के विकास कार्यों में लगाना है। तोखन साहू ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। पहले जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे मजदूरों को अधिक काम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि खेती किसानी के मौसम को ध्यान में रखते हुए योजना में लचीलापन रखा गया है। जब कृषि कार्य चरम पर होगा, उस दौरान 60 दिनों के लिए योजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और बाद में पुनः चालू किया जाएगा, ताकि किसानों और मजदूरों दोनों को संतुलन का लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायतों को इस योजना के तहत अपने अपने गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया है। इससे सड़क, पानी, तालाब और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। पंचायत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक विकसित भारत जी राम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का रोजगार लोगों को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, यानी खेती किसानी के मौसम में यदि इसको स्थगित करना है तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो 60 दिन ये जी राम जी विकसित भारत जी राम जी को 60 दिन स्थगित कर सकते हैं। यानी हमारा खेती किसानी का भी काम हो और खेती किसानी के बाद लोगों को यदि जरूरत हो तो वो विकसित भारत जी राम जी के तहत रोजगार की डिमांड कर सकते हैं। एक नए रूप में विकसित भारत जी राम जी यानी विकसित भारत 2047 के जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, उसे सार्थक बनाने के लिए ये अधिनियम और ये जो नया कानून बनाकर मिला है वह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, गाँव के हित में है। तोखन साहू ने विश्वास जताया कि जी राम जी योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और स्थायी विकास की गारंटी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसे विकसित भारत के मजबूत आधार की संज्ञा दी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज बिलासपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए जिले के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में बिलासपुर जिले के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों से विकास को लेकर विस्तृत सुझाव लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बिलासपुर के समग्र विकास को तेज गति देना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिलासपुर एयरपोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या अब पूरी तरह दूर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट विकास के लिए 50 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है, जिससे एयरपोर्ट के विस्तार और सुविधाओं के काम को गति मिलेगी। तोखन साहू ने जानकारी दी कि आने वाले फरवरी-मार्च महीने तक बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि बिलासपुर की कनेक्टिविटी देश के अन्य बड़े शहरों से और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि नाइट लैंडिंग शुरू होने से व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से बिलासपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिलासपुर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। कुल मिलाकर यह बैठक और घोषणाएं बिलासपुर के भविष्य के लिए एक मजबूत और सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बिलासपुर को बिलासपुर की जरूरतों की सारी चीज़ें मिल रही है और मंगलवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया, सभी हमारे माननीय विधायकों से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन सब पर विचार किया जा रहा है। बिलासपुर के लिए जो एक बड़ा इशू था एयरपोर्ट के विस्तार के लिए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत 10 साल से जो मामला पेंडिंग में था, हमने लगातार माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करके जो 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय के पास था, वो जमीन वापस फिर से स्टेट गवर्नमेंट को लौटा दिए हैं। उसके लिए जो आवश्यक राशि वो जमा भी कर दिया गया है। यानी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया है। हम लगातार बातचीत किए, माननीय रक्षा मंत्री जी पहले दिन से कहते रहे कि हम इसको वापस लौटाएंगे, बिलासपुर का विकास होगा। बिलासपुर
को जो अधिकार है वो मिलेगा और एक बड़ा इशू हमारा है वो हल होकर के आ गया है। फरवरी मार्च महीने में नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। और अभी 2 दिन पहले मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी से भी मैं मुलाकात किया हूँ और भी बजट में सम्मिलित करके एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए भी मैं उनसे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झूठ बोल के सत्ता में भी आए और किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है और ये जो झूठे वादे करते हैं किसान आज आत्महत्या किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिलासपुर में धान खरीदी को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने खरीदी केंद्रों में तय लिमिट और समय पर धान नहीं उठाए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि टोकन कटने के बावजूद समितियों में उनका धान नहीं खरीदा जा रहा, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली से वे बेहद परेशान हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्या और भी गंभीर बताई जा रही है। टोकन कटने के बाद भी धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। किसान सुबह से शाम तक समिति परिसर में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन शाम को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आज की लिमिट पूरी हो चुकी है। मजबूरन किसानों को अगले दिन फिर आने को कहा जाता है। इससे न सिर्फ किसानों का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि उन्हें अपने अन्य जरूरी काम भी छोड़ने पड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कुनीति के तहत, भ्रष्टाचार के तहत एक लिमिट बना दी है। जो वादा किए थे ज़्यादा धान लेने का, किसानों को फ़ायदा दिलाएंगे करके, वो झूठ बोल के सत्ता में भी आए और किसानों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बारदाना के लिए उन लोग को तरसा रहे हैं ना, वो बारदाना उनको मिल रहा है और रात भर किसान ठंडी में मंडी के बाहर ट्रैक्टर में ट्राली में लेके अपने धान को लेके वहाँ पर मंडी के बाहर में है, रात गुजारने को वो लोग बेबस हैं। और ये जो झूठे वादे करते हैं किसान आज आत्महत्या किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे। तो हम किसानों के बचे हुए धान को यहाँ के सम्मानित विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यहाँ के मंत्री हैं, उनको जाकर हम धान को सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि किसान बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है और लगातार किसान धान बेचने में, जो धान बेचना चाहिए उस तरीके से न धान बेच पा रहे हैं, न वहाँ अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम एक ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडल किसानों के साथ हम आज यहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय को देने आए हैं। किसानों ने मांग की है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समितियों में धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाए और टोकन के आधार पर शीघ्र खरीदी सुनिश्चित की जाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से किए गए वादों के विपरीत लिमिट तय कर दी है, जिससे किसान रात भर मंडी के बाहर खड़े रहने को मजबूर हैं। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष ग्रामीण विजय केसरवानी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही किसानों के बचत धानों को विधायक और मंत्रियों के यहां रखने जैसे कदम उठाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश और तय समय सीमा के बावजूद आज भी सैकड़ों स्कूलों में शौचालय अधूरे हैं, जिससे बच्चे खासकर छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल स्कूलों में शौचालय की कमी को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 15 जून तक सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि बिलासपुर जिले के 350 स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और 175 स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण अब भी अधूरा है। कुल मिलाकर जिले के 525 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें आज भी खुले में या फिर झाड़ियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति न सिर्फ उनकी गरिमा और सुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। शासन ने इस काम के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। आपको बता दें, RES को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ से अधिक राशि भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद काम समय पर पूरा नहीं हो सका। बाद में जिम्मेदारी जिला और जनपद पंचायतों को दी गई, जहां पर पंचायत स्तर पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन निर्माण की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। कई स्कूलों में पुराने शौचालय गंदगी और रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, सभी जगह शौचालय है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि वो उपयोग के लायक नहीं है, तो उनके लिए हमने शासन से जो राशि मिली थी उस राशि को हम कलेक्टर साहब के माध्यम से जनपद को हमने हस्तांतरित कर दिया है और निर्माण एजेंसी उस काम को कर रहे हैं। और ये स्थिति नहीं होगी कि जो उपयोग के लायक नहीं है उसको हम ना बना सके, मरम्मत ना करा सकें, सभी मरम्मत होगी। उसके बाद भी कुछ इतने राशि में यदि मान लो मरम्मत नहीं हो पाती है तो उनके लिए अलग से पंचायत विभाग की तरफ से भी जारी हो रहे हैं और लगातार काम चल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हुए हों हम, और निकट भविष्य में अच्छा कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और विभाग स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर बच्चों को खुले में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल सिर्फ जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आखिर कब तक बच्चे इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे अकादमिक जगत को असहज कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के संबोधन के दौरान मंच से वरिष्ठ कथाकार मनोज रुपड़ा से की गई टिप्पणी और उसके बाद की तल्ख प्रतिक्रिया अब चर्चा का विषय बन गई है। कुलपति द्वारा मंच से ही कथाकार को खरी खोटी सुनाने और कार्यक्रम से जाने का निर्देश देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये और अकादमिक मर्यादाओं को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं शिक्षाविद इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताते हुए आलोचना कर रहे हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के नाम पर एक नई पहल शुरू की है। अब रेल वन ऐप के जरिए खरीदे जाने वाले अनारक्षित टिकट पर यात्रियों को 3% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा 14 जनवरी से पूरे देश में लागू होगी। रेलवे इसे यात्रियों के लिए राहत और सुविधा का कदम बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए क्या है पूरा माजरा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस छूट से टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने ऐप से UPI, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए अनारक्षित टिकट लेने पर ये 3% की छूट दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा R वॉलेट पर लागू नहीं होगी, लेकिन R वॉलेट से टिकट लेने पर पहले से मिल रहा 3% बोनस कैशबैक जारी रहेगा। रेल वन ऐप से सबसे पहला जो फ़ायदा है कि आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। चाहे रिज़र्व टिकट हो या अनरिज़र्व टिकट हो, वो दोनों ही प्रकार के टिकट जो है रेल वन ऐप से मिल जाएगा सुविधाजनक रूप से स्मार्टफोन पर।
उसके अलावा आपको बुकिंग पर 3% का डिस्काउंट है। तो अगर 100 रुपये का टिकट है तो 97 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। 5 लोग जा रहे हैं तो 15 रुपये का फ़ायदा है। इस प्रकार से अगर 100 रुपये का टिकट है तो इस प्रकार से फाइनेंशियल फ़ायदा भी है और आपको किसी भी प्रकार से आपका समय भी बचेगा, किसी भी लाइन कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फिज़िकल टिकट खोने का खतरा नहीं है कि मेरा टिकट खो गया। इस प्रकार से अनेकों फ़ायदा है, तो इसका पूरा लाभ जो है लेना चाहिए पैसेंजर्स को। नहीं, इसमें कहीं से कहीं का भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। बस ये है कि आप अब ट्रेन में बैठ के नहीं कर सकते हैं, उसको जियो फेंसिंग करके रखा गया है ताकि ऐसा ना हो कि कोई चेकिंग करने आए तभी आप टिकट बना रहे हैं, वैसा नहीं है। आप स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पे आप टिकट बना सकते हैं और टिकट बनाकर आप किसी कतार में मत लगिए। जैसे घर से निकल रहे हैं आप ट्रेन पकड़ने के लिए, उसी वक्त आप टिकट को काट लीजिए ऐप के थ्रू। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये यात्रियों के हित में एक बड़ा कदम है या फिर रेलवे अपने व्यापार को बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। हाल ही में रेलवे ने अनारक्षित और अन्य टिकटों की दरों में लगभग 25 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, यानी टिकटों की कीमतों में करीब 5 से लेकर 8% तक इजाफा किया गया है। इसके बाद अब 3% की छूट देकर यात्रियों को राहत देने का दावा किया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में टिकट दरें बढ़ाकर फिर मामूली सी छूट देना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बढ़ी हुई दरों के सामने 3% की छूट न तो जेब पर बोझ कम करती है और न ही असली राहत देती है। अब देखना ये होगा कि रेलवे की ये योजना यात्रियों को वास्तव में कितना फायदा पहुंचाती है या फिर ये सिर्फ डिजिटल भुगतान के नाम पर अपनी छवि सुधारने और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश बनकर रह जाती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जरहाभाटा स्थित छात्रावास परिसर से सामने आ रही तस्वीरें प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली है। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास का मैदान अब पढ़ाई और खेलकूद की जगह नशेड़ियों का ठिकाना बनता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। छात्रों के मुताबिक छात्रावास परिसर में स्थित मैदान का उपयोग अब बाहरी नशेड़ी खुलेआम नशा करने के लिए कर रहे हैं। जहां पहले छात्र खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, वहां अब नशे का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। नशेड़ियों की मौजूदगी के कारण छात्र मैदान में जाने से कतराने लगे हैं, जिससे न केवल उनकी शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है बल्कि छात्रावास का माहौल भी भय के साए में आ गया है। सर, हम लोग यहाँ आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाटा मंदिर चौक बिलासपुर से आए हैं। हम जितने भी यहाँ हैं सभी छात्रावासी छात्र हैं। यहाँ हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता है हमारे छात्रावास में। बाहरी लोग यहाँ आ करके हम ठीक है, हम लोग यहाँ खेलते हैं कूदते हैं, अच्छी बात है, खेले कूदे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ जो मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग गाली गलौज करते हैं, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ नाइट में भी यहाँ शराब वगैरह गांजा वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ चलता है, पीते खाते रहते हैं। सिविल लाइन अपना थाना आता है, वहाँ भी बता चुके हैं, तो यहाँ कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी अपने यहाँ ना अभी कार्रवाई हुआ ना, मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो सीधा डायरेक्ट हम लोग इधर उधर ना करके अपने अधीक्षक को पहले संपर्क किए। अधीक्षक को बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर करके, तो अधीक्षक देख रहा हूँ करके बोले। तो अगर नहीं सुनाई पड़ा ना, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया ना, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं सर वहाँ बाहरी लोग का आना बंद हो जाए। छात्रों का आरोप है कि नशेड़ी केवल नशा कर परिसर में हंगामा ही नहीं करते बल्कि कई बार छात्रों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परेशान छात्रों ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि छात्रावास परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए ताकि छात्र सुरक्षित माहौल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जीआरपी पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की एक सराहनीय मिसाल सामने आई है। ट्रेन यात्रा के दौरान बैग बदल जाने की एक घटना में जीआरपी ने बुजुर्ग यात्री को उनका बैग और नकद राशि सुरक्षित वापस दिलाकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 7 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 12070 जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे 74 वर्षीय AR पिल्ले निवासी नर्मदा नगर मंगला चौक बिलासपुर ट्रेन में अपना पिट्ठू बैग भूल गए। उसी दौरान उसी ट्रेन में रायपुर से खरसिया की यात्रा कर रही 21 वर्षीय सुमन खूंटे का बैग गलती से बदल गया।
जब इसकी सूचना जीआरपी बिलासपुर को दी गई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। यात्रियों से पूछताछ और ट्रेन की जानकारी के आधार पर बैग की तत्काल तलाश की गई। जीआरपी पुलिस की सक्रियता के चलते कुछ ही समय में बुजुर्ग यात्री AR पिल्ले को उनका बैग पूरी तरह सुरक्षित वापस कर दिया गया। बैग में रखी 50,000 की नकद राशि भी पूरी तरह सही सलामत दी गई। बिलासपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। जिले में जल्द ही 10 एकड़ भूमि पर शासकीय सैनिक स्कूल खोला जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक TL बैठक में इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि शासकीय सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 10 एकड़ शासकीय भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश SDM को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर के बाद बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए यहाँ शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विकास भविष्य की 20 से 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की सुविधा नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आने वाले समय में बनने वाले सरकारी भवनों की नींव मजबूत हो ताकि भविष्य में उनका 2 से 3 मंजिल तक वर्टिकल विस्तार किया जा सके। शासकीय सैनिक स्कूल खुलने से जिले में शिक्षा का स्तर और अनुशासन दोनों मजबूत होंगे। इससे बच्चों में सेना के प्रति रुचि बढ़ेगी और देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि यह सैनिक स्कूल न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरे संभाग के लिए गर्व की बात होगी और जिले की पहचान को नई ऊंचाई देगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शासकीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल परिसरों में बढ़ते आवारा कुत्तों और मवेशियों के आतंक से छात्र और शिक्षक भय के साए में पढ़ने पढ़ाने को मजबूर हैं। इसी मुद्दे को लेकर NSUI जिला बिलासपुर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को सकरी क्षेत्र स्थित शासकीय मिडिल स्कूल में एक आवारा कुत्ते ने कक्षा 4 की छात्रा मोना यादव सहित 4 बच्चों पर हमला कर दिया। इस घटना में 3 बच्चों को सिविल अस्पताल और एक बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले खमरिया और खमतराई के शासकीय स्कूलों में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी सख्त टिप्पणी की है। NSUI का कहना है कि जिले के 1843 शासकीय विद्यालयों में से 495 स्कूल आज भी बिना बाउंड्री वॉल के संचालित हो रहे हैं। इसी कारण आवारा कुत्ते और मवेशी आसानी से स्कूल परिसरों में घुस जाते हैं और बच्चों की जान को खतरा बना रहता है। हालात इतने गंभीर हैं कि सिविल अस्पताल बिलासपुर में प्रतिदिन 40 से अधिक लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन के निर्देशों के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। NSUI ने मांग की है कि सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल, गेट और फेसिंग की व्यवस्था तत्काल की जाए, संवेदनशील स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग का मांग है कि जिस स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है या उनके पास फंड नहीं है या जिस स्कूल में फंड है वहाँ की तुरंत तत्काल वहाँ के टेंडर कराकर वहाँ बाउंड्री वाल करवाया जाए, बच्चों को सुरक्षित रखे, शिक्षा को सुरक्षित रखे। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है। किसी के बच्चे जा रहा है स्कूल, उसको बच्चे काट दिया जा रहा है, हो ना सके 4 साल के 5 साल की बच्चे को कुत्ता काट दे रहा है, गर्दन को पकड़ ले या उसको नुकसान पहुँचा दे, ज़्यादा हानि पहुँचा दे। इसके लिए हम लोगों ने मांग करने आए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संगठन लोकतांत्रिक और वैधानिक आंदोलन करने को मजबूर होगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेगा या फिर हादसे होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में अहिरवार समाज से जुड़ा एक गंभीर विवाद सामने आया है। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए
पूर्व महिला जिलाध्यक्ष पर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ बयानबाजी करने और समाज के खिलाफ भ्रामक शिकायतें कराने के आरोप लगाए हैं। इस मामले ने अब प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। शिकायत में बताया गया है कि अहिरवार समाज द्वारा विधिवत नियुक्त प्रदेश, जिला और महिला पदाधिकारियों के कार्यकाल के दौरान महिला जिलाध्यक्ष रही दुर्गा अहिरवार पर समाज की बैठकों में महिलाओं और पुरुषों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने और विरोध करने पर विवाद व दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे। समाज का कहना है कि लगातार अनुशासनहीनता और सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन के चलते 23 नवंबर 2025 को आयोजित सामाजिक बैठक में दुर्गा अहिरवार को महिला जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसकी सूचना प्रदेश और जिला स्तर तक दी जा चुकी है। लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आवेदन देने आए हैं। हमारे समाज की एक महिला है दुर्गा अहिरवार, जो गत 1 साल से विगत हम लोग उसको अपना महिला जिलाध्यक्ष बनाए थे। हर मीटिंग में उनका एक ही वक्तव्य था, मतलब समाज से क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात करना, वहाँ ये प्रलोभन देना, वो प्रलोभन देना। तो हम लोग हर मीटिंग में उनसे बात करते थे और हम हर बार उनको मना करते थे कि देखिए ये सब बात सामाजिक में मीटिंग में मत रखा करो। आपको अगर उनसे प्रेरणा मिलता है या उनसे आप संतुष्ट हैं तो आप कृपया उन्हीं के पास रहिए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तैसे हम उसको करीब साल भर तक खींचे। बाकी एक बार ऐसा हुआ भी बीच में, महीना भर पहले हम उसको समाज से उसको पद मुक्त कर दिए, मतलब जिला पद से उसको हटा दिए। वो क्या कि द्वेष में आकर के समाज से, जो हमारे समाज की महिला है वो क्रिश्चियन धर्म में चली गई है, उसको पकड़ के हमारे नाम से, जिलाध्यक्ष के नाम से और जिला सचिव के नाम से कलेक्टर साहब के पास उन्होंने विज्ञापन दिया, लिखित शिकायत। इसके चलते मेरे को और अध्यक्ष को और सचिव को दोनों को वहाँ पे सिटी कोतवाली थाना में बुलाया गया। बुलाने के बाद हम लोग से वहाँ पे पूछा गया, हम लोगों ने सारी बातें उनको बता दिए। उसमें उन लोगों का लिखित शिकायत में ये था कि 60,000 का मांग कर रहे हैं, सिलोचना अहिरवार करके वो लिखी है, और एक दुर्गेश बघेल करके है, टिकरापारा का है, वो दुबे समाज की लड़की से आज से 12 साल पहले प्रेम विवाह किए हैं। एक मिनट भैया, प्रेम विवाह किए हुए हैं और 12 साल से वो कहीं और रह रहा है। समाज में उनका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उन्होंने एक झूठा केस लगा करके हमारे ऊपर उन्होंने कार्रवाई कराएं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे इस बात को सुने। हमारी समाज की महिला है, दुर्गा अहिरवार करके है, और क्या बोलते हैं वो, उसको हम लोग सामाजिक उसको पद भी दिए थे, महिला जिलाध्यक्ष बनाए थे। कुछ दिन चली, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगी, फिर सब महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलने लगी। उसके बाद हम लोग मना करे कि हम लोग नहीं होंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर वो हमारे जो हम पदाधिकारी हैं, हम लोग भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी हैं, वो सबके ऊपर सिटी कोतवाली और एसपी साहब, कलेक्ट्रेट के साहब वो रिपोर्ट दर्ज कर, झूठी इल्जाम लगा के रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, जो हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुआ है, केस हुआ है अभी सिटी कोतवाली में, वो वापस हुआ जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ जाए। बस वही क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं किए तो झूठा इल्जाम लगाए हैं कि सबके समाज के कोई नियम कानून रहता है ना भैया। तो हमारी भी समाज में सहयोग राशि का रहता है, जैसे अदर कास्ट से शादी करके बेटा शादी करके ले आते हैं तो अपनी इच्छा से सहयोग राशि रहता है। तो उसको सीधा बोल दिए कि समाज के पदाधिकारी 1 लाख 1.5 लाख हमसे मांग रहे हैं करके, उसको दर्शा के आवेदन बना के एसपी साहब और सिटी कोतवाली में दे दिए। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि पद से हटाए जाने के बाद दुर्गा अहिरवार ने धमकी दी और कुछ व्यक्तियों को बहकाकर समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करवाई। वहीं समाज ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों का हवाला शिकायतों में दिया गया है, उनके खिलाफ कभी बहिष्कार या पैसों की मांग नहीं की गई। अब समाज ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर जनपद पंचायत में सियासी और प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। सामान्य सभा की बैठक तय समय पर शुरू नहीं हो सकी और सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते स्थगित करनी पड़ी। इस बैठक का बहिष्कार भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने किया, जिसके बाद जनपद स्तर पर हलचल तेज हो गई है। देखिए क्या है पूरी खबर। जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यव्रत तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीईओ का जनपद क्षेत्र के विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते और यदि मुलाकात होती भी है तो उन्हें टाल दिया जाता है।
अध्यक्ष का आरोप है कि इस संबंध में पंचायत मंत्री से भी शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, लगातार बैठकों में अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जनपद सदस्यों के और उनके मांगों की अनदेखी की जा रही थी, उनके प्रश्नों को अनदेखा किया जा रहा था, उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा था। तो सभी सदस्यों में, सभी जनपद सदस्यों में, सभी क्षेत्र की जनता में अधिकारी कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को लेकर के असंतोष व्याप्त है। तो इसलिए उनका कोई काम भी नहीं हो रहा है। इसलिए उनके द्वारा सामान्य सभा का बहिष्कार किया गया है और हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम अपने सदस्यों के साथ हैं उनकी मांगों के लिए, क्योंकि जनता का कोई भी काम नहीं हो पाता है। जनता दूर दराज से आती है यहाँ पर, अधिकारी कर्मचारी, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको जवाब देना पड़ता है उनकी मांगों को लेकर के, और कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। लगातार अधिकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है सामान्य सभा का बहिष्कार करने का। जनपद पंचायत का गठन होने के बाद माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ बैठक में बहुत सारे एजेंडा में चर्चा होकर के कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न विभाग में कार्य को करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन माननीय सदस्य लोग जन आकांक्षा को लेकर के यहाँ बैठक में अपनी बात रखते हैं और उसकी पूर्ति जो यहाँ ज़मीनी अधिकारी हैं उन लोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ तक बैठक में अपने असिस्टेंट किसी कर्मचारी को भेज देते हैं, बैठक में उपस्थित भी नहीं होते हैं। और जनपद के भी जो जानकारी है, चाहे वित्तीय स्थिति है या कोई भी यहाँ की कार्यप्रणाली है, उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को होना चाहिए। उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने इसे जनपद सदस्यों के अधिकारों का खुला हनन बताया है। सदस्यों का आरोप है कि आवास और राशन कार्ड जैसी योजनाओं में अनियमितताएं हो रही है और वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है। वहीं दूसरी ओर सीईओ सत्यव्रत तिवारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कार्य शासन के निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं और सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण ही बैठक स्थगित हुई है। अब देखना होगा कि ये सियासी खींचतान किस मोड़ पर जाकर थमती है। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। आज बिलासपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए जिले के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि कोपरा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है, जिससे यह छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट बन गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब वे कोपरा पहुंचे थे तब उन्हें जानकारी मिली कि यहां हर साल विदेशों से दुर्लभ पक्षी आते हैं। इसी के बाद इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास शुरू किया गया। तोखन साहू ने बताया कि कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रामसर साइट को धरती की किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये जल, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। कोपरा रामसर साइट बनने से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन को मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बिलासपुर के लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ में रामसर साइट के रूप में कोई भी जगह चिन्हांकित नहीं हुआ था। मैं चुनाव के समय जब गया तो कोपरा जलाशय के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। हजारों पक्षी वहां आते हैं, साइबेरियन पक्षी अपना आशियाना बनाते हैं। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी से मैंने बातचीत किया, तुरंत मेरे सामने सारे अधिकारियों की मीटिंग्स बुलाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव आनी चाहिए और हम छत्तीसगढ़ में पहला रामसर साइट जो भी प्रस्ताव आएगा भेजेंगे। और मेरे संसदीय क्षेत्र कोपरा जलाशय को प्रस्ताव भेजा गया और ठीक दूसरे दिन केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। बिलासपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान हो गई है। रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होगा। पक्षियों की संरक्षण, संवर्धन, जो साइबेरियन पक्षी आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रामसर साइट को धरती के किडनी के रूप में जाना जाता है कि जल को नीचे ले जाने में इसकी दलदली क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होते हैं, तो उसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी काम। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।